नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, पर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो छोटा सा टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से कवर करेंगे। पहले हम इसकी थियोरी को पढ़ेंगे, डायग्राम की सहायता से समझेंगे और लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी कवर करेंगे। तो पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही स्वरूप में पता लगा पाना अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है और वैज्ञानिकों के बीच में भी इस संबंध में मतभेद है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व और तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। बात करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत के बारे में, यानी जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उसमें दो स्रोत हैं। पहला प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। बात करें प्रत्यक्ष स्रोत की, तो इसमें आपका ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा भूकंपीय तरंगे। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से जो मटेरियल निकलता है, लावा, मैग्मा, तो उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। ऐसे ही भूकंपीय तरंगों से भी इसके बारे में पता चलता है। आगे हम जब इसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाएंगे ज्वालामुखी के बारे में और भूकंप के बारे में, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहीं बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत जो अप्रत्यक्ष स्रोत है उसके बारे में, तो इसमें है तापमान, घनत्व और दबाव। इन तीनों से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। याद रहे कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और वो भी ISPCS की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए मैंने ये फिगर जो लिया है, आप सोचेंगे मैंने इसको फिगर क्यों लिया है, तो आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग तरबूज खरीदते हैं या फिर कोई ऐसा बड़ा फल जिसको खरीदते हैं, तो जब जो दुकानदार होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं कि इसका एक छोटा सा मतलब टुकड़ा या फिर एक स्लाइस निकाल के दीजिए कि हम चेक करें कि अंदर भी मीठा है कि नहीं मीठा है। इस प्रकार से, जैसे देखिए इस तरीके से हम लोग टुकड़ा निकालते हैं चेक करने के लिए कि अंदर मीठा है, उसका कलर कैसा है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी तुलना जो है पृथ्वी से करके इस फिगर को हमने लिया है। आप लोग देखिए कि इस तरीके से ये फिगर है, इसको टुकड़े को ऐसे निकाल दिया गया है और इस तरीके से पृथ्वी को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं, क्रस्ट यानी भूपर्पटी जिसे हिंदी में कहते हैं, मेंटल और कोर जिसे हिंदी में क्रोट कहते हैं। पृथ्वी को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए इन तीनों को हम लोग विस्तार से समझते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रस्ट यानी भूपर्पटी से। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, तो बात करें भूपर्पटी के बारे में, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है। जो ऊपरी भाग है इसी को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। जैसे जब महाद्वीप जहाँ होता है वहाँ पे उसकी मोटाई ज़्यादा होती है और जहाँ पे महासागर होते हैं वहाँ पे मोटाई उसकी कम होती है। तो आप लोग देखिए कि महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक है। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है, इसीलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं C+आल यानी सिलिका और एल्युमिनियम। वहीं बात करें भूपर्पटी के बारे में कि भूपर्पटी का घनत्व कितना है, तो क्रस्ट का भाग, औसत भाग यानी जो भूपर्पटी का औसत जो घनत्व है वो है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब
और इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल के बारे में। हम लोगों ने भूपर्वती यानी क्रस्ट को पढ़ लिया, अब हम लोग मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल ही है। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। सीमा। इस परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर आती है। और वहीं बात करें मेंटल के मोटाई के बारे में, तो मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा ये क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। ये जो मेंटल है ये वाला हिस्सा है। वहीं बात करें मेंटल के बारे में, तो इसका जो औसत घनत्व है वो 3.5 से लगा करके 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि पायरोस्फीयर भाग किसे कहा जाता है, यानी जो भूपर्वती मेंटल इसमें से कौन है, तो आपका मेंटल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेंटल के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं क्रोट यानी कोर के बारे में। तो यह पृथ्वी का सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकल और लोहे से हुआ है, इसीलिए इस परत को नीफे कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ये इसका जो औसत घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है और यह आयतन का लगभग 16% भाग घेरे हुए है। अब जो आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? क्रस्ट, अभी हमने बताया, फिर मेंटल, फिर कोर। लेकिन जिन भागों में इनको तीनों को बांटा गया है, तो इनके जो बीच की रेखाएं हैं, जैसे मेंटल और कोर की जो बीच में रेखा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और वहीं बात करें क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो रेखा खींची गई है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो मोहो असंबद्धता यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये हो गया। वहीं बात करें जो लेफ़्ट साइड में जो रेखाएं हैं, मतलब जो लेफ़्ट साइड में दिया गया है, इसके बारे में बात करें तो देखिए, जो पृथ्वी के अध्ययन के लिए, इसको और अच्छे से अध्ययन के लिए ये जो 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी अलग अलग 2-2 भागों में बांट दिया गया। यानी पृथ्वी के जो ये 3 भाग हैं इसको 6 भाग में कर दिया गया, 3 की जगह 6 कर दिया गया। अब जैसे जो ये क्रस्ट है इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया अध्ययन के लिए। तो इसी तरीके से मेंटल को भी 2 भागों में बांट दिया गया, ऊपरी और निचला। मतलब ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसी तरीके से कोर को भी ऊपरी और निचला, इस तरीके से कर दिया गया। तो ये जो क्रस्ट है इसको 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो इसके बीच जो रेखा खींची गई है उसको हम लोग कोनरॉड असंबद्धता यानी कोनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं। अब जो मेंटल के बीच में 2 भाग में मेंटल को बांट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं मेंटल को 2 भाग में बांट दिया गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो इसके बीच में जो रेखा खींची गई है इसको हम लोग रेप्टी असंबद्धता कहते हैं यानी रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। वहीं जो कोर है, कोर को भी 2 भागों में बांट दिया गया, ऊपरी और निचला कोर। तो इसके बीच जो रेखा खींची गई है उसको हम लोग लेहमैन असंबद्धता यानी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो चलिए इसको एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखिए, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? कोनरॉड असंबद्धता यानी कोनरॉड डिसकंटिन्यूटी। वहीं बात करें क्रस्ट और मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र, तो वो क्या हो जाएगा? मोहो असंबद्धता यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी। वहीं
ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र क्या हो जाएगा? रेफ्टी असंबद्धता। अभी हमने इसको डायग्राम के मदद से इसको हमने देखा। वहीं बात करें मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कहलाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच का सीमा क्षेत्र लेहमैन असंबद्धता यानी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि एडवर्ड स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के परतों को 3 भागों में बांटा है, जैसे सियाल, सीमा और नीफे। तो इस तरीके से हम लोगों ने थियरी सेशन को कंप्लीट किया। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? देखिए ये एनडीए 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। हमने सबसे पहले इसको पढ़ाया था, मतलब सबसे शुरुआत में ही इसको हमने बताया है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? देखिए बीपीएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेंटल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहो असंबद्धता स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ स्थित है, यानी वो स्थित है किसके बीच में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेंटल एवं कोर के बीच में। आप लोग देख सकते हैं गुटेनबर्ग, यहाँ पे डायग्राम हमने दिया है आपको मदद के लिए, ताकि आप इसकी हेल्प हो जाए, आसानी से इसको बता ले जाएं। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंटल और कोर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2013 में पूछा गया है और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? तो हमने जो पढ़ा था नीफे, तो उसमें क्या था? तो उसमें से एक दिया हुआ है लोहा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए ये आईएएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे जो क्रोड है निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो 2 बने हुए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। एक लोहा है और एक दूसरा क्या है? तो लोहा तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होगा आप लोग उसको ज़रा बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। इसी के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे ही अमेजिंग जानकारी आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तो बहुत सारी जानकारी मिली। आगे आपका कोई सवाल हो या टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो लिख भेजिए। साथ ही साथ जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं बीएसएस ऑनलाइन पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे और जल्द ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए बीएसएस ऑनलाइन के साथ। धन्यवाद।